हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ की थी, हम वही वाली सीरीज़ का नेक्स्ट पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2011 का पेपर है। ये पेपर हमारा 2016 में हुआ था 16 जून को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हमारे 125 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें कि सारे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पूरी सीरीज़ को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरी वीडियो को, जिससे कि आप एज ए प्रैक्टिस की तरह भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम आंसर पर फोकस करेंगे। इससे पहले वाले पेपर भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वहाँ हमने आपको अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, लास्ट ईयर्स पेपर्स। उसी में हमने और भी आपको 500 क्वेश्चन आंसर या 1000 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं एज अ प्रैक्टिस की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? तो पीगू, ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। सेकंड है, वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन थर्ड है, सही कथन इसमें से कौन सा है? तो इसमें हम सही कथन देख लेते हैं। जो हमारा सही कथन है वो यहाँ पर हमारा ए है, मांग की लोच से कर विवर्तन का सीधा संबंध होता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी उत्पाद पर एक मुश्त कर लगाया जाए तो इस कर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हमारा जो डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, विवर्तन संभव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मांग की लोच पूर्ति की लोच से कम हो तो कर का भार हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे तो क्रेता पर ज़्यादा होगा, यानी कि क्रेता पर अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करारोपण के कारण कीमत में सबसे अधिक वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। कीमत में सबसे अधिक वृद्धि होगी, यानी कि ह्रासमान लागत की दिशा में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा डी है वो मीन्स यहाँ जो है ये सारे ही कथन कैसे हैं? करेक्ट है। स्फीति की स्थिति में अतिरिक्त बजट की नीति होनी चाहिए। या सेकंड हमारा क्षतिपूर्त राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। क्षतिपूर्त राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मीन्स जो डी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सभी कथन कैसे हैं? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीडी के प्रमेय संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मीन्स ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते, तो वह कौन है? तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, माल्थस। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ग्रेशम का नियम कहलाता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिशर के समीकरण mv + mv में m व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है? जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारा ए यानी कि वैधानिक मुद्रा को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? नवंबर 2007 को। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आंसर हमारा ए करेक्ट है, फिशर ने केवल मुद्रा के मांग पक्ष पर ही विचार किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम आंसर देखें तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित समग्र मांग के बीच के अधिक्य को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है यहाँ पर हम सी जो है वो हमारा करेक्ट है, स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। वास्तविक और
वास्तविक समग्र मांग और वांछित समग्र मांग के बीच को। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फिलिप्स वर्क निम्न संबंध को व्यक्त करता है। तो किसे व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्ट है, बेरोजगारी या स्फीति को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार नहीं होता है? मीन जो सी है वो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट है, श्रम गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर बी जो है वो करेक्ट है, विश्व बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हेक्सचर होलिन सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो सी है वो यहाँ पर हमारा गलत कथन है। मीन्स विभिन्न देशों में किसी एक उत्पाद की उत्पादन फलन में समानता। क्वेश्चन नंबर 20 है दरिद्रता का विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये हमारी किससे संबंधित है? जगदीश भगवती से संबंधित है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया है। तो किसने विकसित किया? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अल्फ्रेड मार्शल ने किया। क्वेश्चन नंबर 22 है आय व्यापार शर्त व्यक्त होता है। तो आय व्यापार शर्त जो शर्त है वो किससे व्यक्त होता है? ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, निर्यात की कीमत अपॉन आयात की कीमत से। क्वेश्चन नंबर 23 है संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण होता है। तो संतुलन व्यापार शर्त का किससे निर्धारण होता है? मीन्स 23 का जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रस्ताव वक्र द्वारा। 24 है अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में कैसी होती है? तो यहाँ पर आंसर सी जो है वो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है अवमूल्यन की क्रिया क्या कहलाती है? तो अवमूल्यन की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, आयात महंगा होता है। क्रिया से आयात जो है वो क्या होता है? महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनना है। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, उत्पाद कर। क्वेश्चन नंबर 27 है एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे का दूर किया जा सकता है। तो एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को दूर कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा 27 का जो ए आंसर है वो करेक्ट है, स्वर्ण के निर्यात द्वारा। 28 है भुगतान संतुलन के आधारभूत अवशेषों में शामिल नहीं किया जाता है। तो 28 का यहाँ पर ए जो है वो आंसर यहाँ पर करेक्ट है, चालू खाते को नहीं किया जाता है। 29 है वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है, तो क्या कहलाता है? तो 29 का यहाँ पर आंसर जो सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, क्या कहलाता है? निकासी कीमत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है चुंगी संघ का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आर्थिक एकीकरण से चुंगी संघ का संबंध है। 31 है प्रशुल्क के कारण क्या होता है? तो प्रशुल्क के कारण ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी। घरेलू उत्पादों के अतिरिक्त में वृद्धि होती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है और घरेलू उत्पादों के अतिरिक्त में भी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो व्यक्त है वो क्या करता है? विदेशी विनिमय आपूर्ति को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 33 है IMF के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 33 है IMF के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यहाँ पर हमारा 33 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यह भुगतान संतुलन में असामान्य को दूर करने के लिए ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो 34 का यहाँ पर हमारा जो सही कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट है, मीन्स उपरोक्त सभी कथन जो है वो करेक्ट है। 35 आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनना है। तो 35 में यहाँ पर हम देख लेते हैं निम्न वाला विकल्प कौन सा है भिन्न वाला? तो स्थिरावस्था जो है वो डिफरेंट है। 36 है हैरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप है। तो कैसा है? 36 का आंसर जो है वो बी करेक्ट है, परिवर्तनशील साधन का अनुपात वाला। 37 है निम्न में से सही कथन चुनना है। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 37 है 38
हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन संबंधी दर को प्राप्त किया जाता है। तो 38 का ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 39 है RBI अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वह दर क्या कहलाती है। तो 39 का यहाँ पर 39 का आंसर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, बैंक रेट। देन नेक्स्ट है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा डिफरेंट है, से बी। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है। तो 41 का यहाँ पर आंसर हमारा जो डी है वो करेक्ट है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करती है। नेक्स्ट है हमारा 42 भारत के कुल बचत में सर्वाधिक योगदान होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो घरेलू क्षेत्र द्वारा होता है। 43 है IRDA का संबंध किससे है। तो 43 का यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, बीमा क्षेत्र से। द नेक्स्ट है 44 राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है। तो 44 का यहाँ पर देख लेते हैं किससे संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र से। 45 है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान होता है। तो 45 का हमारा यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्ट है, सेवा क्षेत्र द्वारा। 46 है भारत का वह राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम है। तो 46 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 47 है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक अंश रहता है। तो 47 का यहाँ पर आंसर हमारा डी जो है वो करेक्ट है, राजकोषीय घाटे का। 48 है भारत में आशा योजना का संबंध है। तो भारत में आशा योजना का संबंध किससे है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से। 49 है भारत में स्टाम्प शुल्क का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 49 का जो हमारा आंसर है वह यहाँ पर हमारा ए जो है वो करेक्ट है, आरोपण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह राज्य सरकारें करती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है फेमा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देख लेते हैं बी, विदेशी विनिमय के प्रबंधन से। 51 है यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये की कीमत है तो मांग की लोचशीलता 2.5 हो तो उत्पादक की सीमांत आगम क्या होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये हो तो मांग की लोचशीलता जो है वो अगर 2.5 हो तो उत्पादककर्ता का सीमांत लागत क्या होगी। तो यहाँ पर 51 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जो सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है 52 भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 52 का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, दोनों खातों पर। 53 है मुद्रा की पूर्ति में व्यापक मुद्रा है। तो देख लेते हैं हम 53 का आंसर जो सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, M3। देन नेक्स्ट है 54 भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ का। 55 है सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, बिल एज बाजार का। नेक्स्ट है हमारा 56 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरचनात्मक नीति का समर्थन किया। तो 56 का यहाँ पर आंसर ए जो है वो करेक्ट है, ए हैमिल्टन तथा M.F. लिस्टर। 57 है वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की निर्धारित सीमा जो है वो कितनी है। तो ए जो है वो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, 5 करोड़। 58 है निम्न में से वर्तमान जनसंख्या की नीति का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, क्या उद्देश्य नहीं है, संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण। 59 है वर्तमान समय में खुदरा बाजार से FDI के लिए अनुपात इक्विटी निवेश की सीमा क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 100%, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित श्रेणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मापक क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है जो उसका ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, मानते हैं। 61 है अपकरण गुणांक का मान व्यक्त होता है। तो अपकरण गुणांक का मान किससे व्यक्त होता है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 62 है एक वितरण के वक्र का आकार मध्यम शीर्ष वाला होगा, जबकि 62 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 63 है यदि किसी श्रेणी के सभी मानों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो संबंध गुणांक का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 है यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से अधिक हो तो दूसरी प्रतिगमन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 64 है जो बी का, उसका आंसर बी करेक्ट है, 1 से कम होगा। 65 है यदि किसी वर्ष में विभिन्न कृषि उत्पादकों के उत्पादन मात्रा में व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख होगा। तो वो कौन सा आरेख होगा, यहाँ पर हमारा 65 का है वृत्त चित्र। 66 है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पर 66 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर हिक्स के द्वारा। 67 है यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल के से कम हो तो संतुलन की प्रकृति कैसी होती। तो 67 का यहाँ पर आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, अस्थायी होती है। 68 है यहाँ पर निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर 68 का ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 69 है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर 69 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 0। क्वेश्चन नंबर 70 है एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब। तो यहाँ पर हमारा कब होगा वो संतुलन में, उपरोक्त सभी। 71 है गोशिन का प्रथम नियम निम्न नाम से प्रचलित है। तो गोशिन का जो नियम है वो किस नाम से प्रचलित है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। 72 है उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। तो 72 का यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पीए सिमुलेशन से। 73 है पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है। तो कैसा होता है पूरक वस्तुओं के लिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है पूरक वस्तु के संबंध में अधिमान वक्र एल के आकार का होता है, तथा जो हमारा इसमें से अगर हम देखें तो जो आंसर है वो इसमें से कोई भी नहीं दिया गया था। पेन रिफिल है, गाड़ी तेल की कीमतें हैं आदि, उपरोक्त में से कोई नहीं। 74 है निम्न में से सही कथन इसमें देखना है। तो 74 का यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन करेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 75 है स्टोल्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 75 का जो बी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। 76 है एंजिल चक्र व्यक्त करता है, एंजिल वक्र सॉरी ये वक्र होगा, एंजिल वक्र व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है, 76 का आंसर सी जो है वो करेक्ट है, औसत लागत वक्र को। 77 है यहाँ पर ये 77 होगा, एक मांग रेखा के ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच कैसी होती है। तो 77 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर बी जो है बढ़ती जाती है। 78 है प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में मांग की लोच होगी, तो कैसी होगी, धनात्मक होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 79 है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, 79 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दोनों पर आधारित है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 80 है आवश्यक वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है, सेवाओं का उत्पादन। 81 है उत्पादन का अभिप्राय होता है, किससे अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, वस्तुओं का उत्पादन से। 82 है दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। 83 उत्पादन की प्राविधिक सीमाएं व्यक्त की जाती हैं। तो क्या व्यक्त की जाती हैं, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, इस रेखाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है
प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो 84 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, लॉरेंज वक्र कहलाता है। 85 है, कॉप डगलस उत्पादन करने के लिए प्रतिस्थापन की लोच कैसी होती है? तो यहाँ पर 85 का यहाँ पर आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है, 1 के बराबर होती है। 86 है, औसत स्थित लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर 86 का आंसर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, आयत अपरिवलय होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विक्रय लागत की संकल्पना दी थी, किसने दी थी? तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है, चैम्बरलिन ने दी थी। 88 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का उपयोग किया था? तो 88 का यहाँ पर आंसर सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, मीन्स पी ए सैमुअलसन ने। 89 है, वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था? तो 89 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ए मार्शल। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है फर्म के? तो यहाँ पर 90 का आंसर देख लेते हैं, फर्म के शून्य लाभ की स्थिति को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म उत्पादन बिंदु उसके? तो 91 का यहाँ पर आंसर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है। 92 है, कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 92 का यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्ट है, फर्म की औसत आगम वक्र समान होती है। 93 है, एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जा सकता है? तो 93 का यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कीमत तथा सीमांत लागत के अंतर के द्वारा किया जा सकता है। 94 है, एकाधिकारी धनात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र की लोच बराबर मांग वक्र की लोच होती है? तो यहाँ पर 94 का यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, के समान होती है। 95 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया? तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 96 है, निम्नलिखित में से अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है? तो 96 का यहाँ पर आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, स्थिर कीमतें। द नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? तो यहाँ पर 97 का आंसर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, लियोनथिफ से। 98 है, जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों को केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो 98 का यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्ट है, क्रयाधिकार। 99 है, मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है? तो क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। 100 है, ब्याज की प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है? तो क्या शामिल करता है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। 101 है, ब्याज के निर्धारण में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनना है? तो यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। नेक्स्ट है 102, लाभ करना परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, सुब्बिटर ने। 103 है, स्कटोवस्की विरोधाभास का संबंध है? तो यहाँ पर देख लेते हैं किससे संबंध है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। 104 है, रोजगार गुणक के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर देख लेते हैं 104 का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 105 है, निवेश गुणक का मान निर्धारित होता है? तो किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। 106 है, कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रापूर्ति में परिवर्तन आय को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, तरलता पसंदगी में परिवर्तन द्वारा। 107 है, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर क्या कहलाती है? तो 107 का यहाँ पर आंसर ए जो है वो करेक्ट है, पूर्णतः लोचदार होती है। 108 है, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टोव ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 108 का यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर सी जो है वो करेक्ट है, 5 अवस्थाओं में बांटा है।
द नेक्स्ट है हमारा अनुपातिक उपभोग फलन में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, दोनों का मान बराबर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 110 है त्वरक सिद्धांत के क्रियाशीलन के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, दोनों उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का आवश्यक शर्त होती है। 111 है पूंजी की सीमांत क्षमता व्यक्त करती है। तो क्या व्यक्त करती है 111 का? सी ऑप्शन जो प्रति इकाई पूंजी की उत्पादकता को। 112 है व्यापक चक्र के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो सही कथन हमारा यहाँ पर कौन सा है? बी जो है हिग्स ने अपने मॉडल में उपभोग फलन में समय पश्चाताप को शामिल नहीं किया है। 113 है सामाजिक वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर 113 का यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन करेक्ट है। 114 है सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए। तो यहाँ पर हम 114 का आंसर ए जो है वो करेक्ट है। आपूर्ति स्थिर होती है परंतु कीमत अलग अलग होती है। 115 है लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या है होता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 115 का आंसर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। मीन्स उपयोग तो सभी उद्देश्य का भी होता है, गोपनीयता का भी और बजट निर्धारित प्रक्रिया का भी। क्वेश्चन नंबर 116 है मस्ग्रैब द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त दोनों पर, यानी कि इस पर भी और इस पर भी। 117 है केंद्र के राज्यों को वित्तीय संसाधन का हस्तांतरण होता है। तो 117 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा। 118 है सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो 118 का यहाँ पर आंसर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, फिडलेस राज द्वारा। 119 है निम्न में से सही कथन चुनना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 119 का सही कथन कौन सा है? प्रतिगामी व्यय आय के समानता में वृद्धि उत्पन्न करता है, यह सही कथन है। 120 है जैकब वाइनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम 120 का आंसर देख लेते हैं, एक साधन व्यापार की शर्तों से। 121 है निम्न में से सही कथन को चुनना है। तो 121 का ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, प्रत्यक्ष कर न्यायसंगत होता है। 122 है प्रतिगामी करारोपण के अंतर्गत आय में वृद्धि होने के साथ साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर कर की दर में कमी होती है। 123 है यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड की वितरण एजेंसी है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर सी जो है वो करेक्ट है, व्यावसायिक बैंक। 124 है प्रगतिशील कर क्या है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 124 का आंसर बी जो है वो करेक्ट है, उत्पादन है प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। 125 है न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं 125 का आंसर डी जो है वो करेक्ट है, कुल त्याग में समानता होना। तो इस तरह से हमारे 125 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। और भी हम सीरीज़ लेकर आते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।